हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी कर लिए हैं। यहाँ पे अपने जो क्वेश्चंस है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर हम क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर में हम सब बायो के क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। मैं हर सेशन में आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ बायो के क्वेश्चन ही हम पिक कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो, तो सबसे पहले हम देख लेंगे हमने कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सही मिलान जो है वो हमारे पास करने को आया था। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास यहाँ पर आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रू एंड फॉल्स यानी कि सत्य और असत्य हमारे पास आए थे यहाँ पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो क है वो कहता है कि अमरबेल उदाहरण है। ऑप्शंस आते हैं स्वपोषी का उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण है या परपोषी का उदाहरण है। तो हमने कहा था अमरबेल जो उदाहरण है वो किसका है? परपोषी का। तो हम अमरबेल जो उदाहरण है वो किसका है? यहाँ पे परपोषी का उदाहरण है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जो ग हमारे पास आता है जिसमें बोला गया है कि पादपों में जल का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आता है कि पादपों में जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जो घ है इसमें कहा गया कि तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर आया था, श्वास और रंध्रों के द्वारा यहाँ पे जो वायु है वो प्रवेश करती है। तो ये इसी का ट्रांसलेशन है। चलो, अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे। और प्रश्न उत्तर जो हमारे पास आए हैं, आप आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास आता है और इसमें आपसे पूछा गया कि रसांकुर क्या होते हैं, यानी कि व्हाट इज विलाय, वह कहाँ पाए जाते हैं, वेयर द लोकेशन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय, यानी कि रसांकुर क्या होते हैं, वे कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके क्या कार्य होते हैं। तो 3 चीजें पूछी गई हैं एक ही क्वेश्चन में आपसे। पहला पूछा गया है व्हाट इज विलाय, यानी कि रसांकुर क्या होते हैं। दूसरा है वह कहाँ पाए जाते हैं, वेयर द लोकेशन, यानी कि जो विलाय है उसकी लोकेशन क्या है, एवं उनके कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको अकॉर्डिंग टू नंबर यानी कि कितने नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए आपको अगर यहाँ पे बताएं। सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। तो एक चैप्टर हमारे पास आता है डाइजेशन, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में जब आपने पढ़ा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और वहाँ पर आपने डाइजेशन को पढ़ा है। डाइजेशन में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी पार्ट में आपको यहाँ पे जो विलाई है, जो रसांकुर है, वो देखने को मिलते हैं। चलो एक बार कोशिश कीजिए आंसर करने की, उसके बाद आपको आंसर जो है वो यहाँ पे समझाया जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हमने बोला कि क्वेश्चन जो आपके पास आया है वो आया है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, जब हमने पढ़ा था डाइजेशन इन ह्यूमन, तो थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम डाइजेशन के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन बताओ, डाइजेशन क्या होता है या पाचन किसको कहते हैं। देखो,
पाचन का मतलब होता है कि जब भी आपने क्या किया है, खाना खाया है, भोजन को ग्रहण किया है, तो भोजन किस रूप में था, किस अवस्था में था? आपने कहा भोजन था वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी कि जटिल रूप में। जैसे जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी जटिल रूप में होती है। आप चावल खाते हैं या सब्जी खाते हैं या फल खाते हैं, आप जो भी चीजें खाते हैं वो जटिल रूप में होती हैं। फिर आप क्या करते हैं, रोटी को यहाँ पे अपने दांतों से काटते हैं, फिर चबाते हैं। तो अब वो जो जटिल रूप है वो थोड़ा सा सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है जब आप भोजन को चबाते हैं। तो यहाँ तक की स्टोरी तो हमें पता है कि हमने खाने को चबाया और हमने खाने को यहाँ पे बारीक कर दिया है। लेकिन जब आप खाने को निगलते हैं और जब खाना आपके पेट में जाता है, तो वहां पर जो खाना आपने खाया, जो रोटी आपने चबा करके यहाँ पे निगली है, वो और ज्यादा बारीक रूप में यहाँ पर आपको मिलती है। तो आपने कहा कि भोजन और सरल रूप में परिवर्तित होता है, फिर जब वो छोटी आंत में जाते तो खाना जो है वो और ज्यादा सरल रूप में परिवर्तित होता है। तो जो जटिल रूप है भोजन का, वो सिंपल फॉर्म में या सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। भोजन जो है वो सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। बस यही डेफिनेशन है आपकी पाचन की, यानी कि भोजन के पाचन की। तो आपने कहा कि पाचन जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित होते हैं, यही डाइजेशन है। तो आपने एक रोटी खाई है, ठीक है, आपने एक रोटी खाई है, फिर आपने रोटी का एक पीस निकाला। फिर आपने रोटी का एक पीस निकाला, ठीक है। जब आपने उस रोटी का पीस निकाला तो आपने इसको चबाया और भोजन जो है वो बारीक बारीक आपने यहाँ पे चबाया है, फिर आप उसे निगल जाते हैं। जब ये आपके पेट में जाता है तो ये भोजन और ज्यादा बारीक रूप में परिवर्तित हो जाता है और हम इसको आप कहते हैं सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब होता है अर्ध ठोस अवस्था में। जब आप छोटी आंत में ये भोजन जाएगा तो ये और ज्यादा बारीक रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये इतने सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है कि अब आपने कहा कि ये आपके जो ब्लड है, आपके ब्लड में अब आसानी से क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, भोजन को, ये देखो, ये भोजन की क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये भोजन की क्या है, सिंपल फॉर्म है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो प्रोसेस है बस यही डाइजेशन है और यही होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। भोजन धीरे धीरे सरल रूप में परिवर्तित होता है, थोड़ा सा आपके मुंह में होगा, थोड़ा सा आपके पेट में होगा, फिर आपकी छोटी आंत में होगा और इस प्रकार से भोजन का पाचन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं थोड़ा सा, रसांकुर कहाँ पाए जाते होंगे। तो ये लेवलिंग मैं नहीं करूंगी, आप खुद ही लेवलिंग करेंगे। ठीक है, ये क्या क्या चीजें बन रही हैं ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हमने डाइजेशन पढ़ा है, ठीक है। चलो, ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है सिंपल सा। अब यहाँ पर आपकी छोटी आंत कौन सी वाली है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है? क्या ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है? मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। चलो अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन को बाहर निकाल लेते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को देखो। तो एक्चुअली में ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर मैं इसकी आंतरिक सतह देखूं, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ऐसे, ये ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे।
ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इस सेम स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा सा, या चलो अब मैं इस ऊपर वाली लेयर को हटा दूं, मैं नीचे वाली लेयर पे बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी तो होगी, ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ भी ये वाले स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। तो मैंने बस एक ही लेयर बनाई है। ठीक है, मैंने इस नीचे वाली ही लेयर बनाई है जिससे कि हम चीज़ों को समझ सकें। चल, तो ये मैं हटा दूं, ये वाली मैं हटा दूं। अब इनके ऊपर भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनमें आपकी ब्लड वेसल्स जाती हैं ऐसे, ये, और ये आपकी ब्लड वेसल्स होंगे ऐसे, ये आपका ब्लड वेसल्स ऐसे होंगे, इनमें आपका ब्लड होगा जो बह रहा होगा हर ऑर्गन में। अब क्योंकि आपने कहा ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, फूड होगा जो कि किस फॉर्म में है, आपने कहा कि अब ये बहुत सरल रूप में है, यहाँ पे भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ये हमने पढ़ा है यहाँ पे डाइजेशन वाले चैप्टर में कि छोटी आंत में अब भोजन का जो पाचन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये क्या है, हमारा डाइजेस्टेड फूड है। मैं डिफरेंट कलर में दिखा देती हूँ जैसे कि एब्जॉर्प्शन को हम समझ सके। तो ये है यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो कि सरल रूप में है, पाचित भोजन जिसको हम कह रहे हैं। अब देखो ये पाचित भोजन क्या होता है, यहाँ जाता है धीरे धीरे। ये जो छोटी आंत में ये संरचनाएं आपको दिख रही हैं, कुछ उंगली नुमा संरचनाएं जो हैं वो यहाँ जाती हैं, यहाँ से फिर ये और अंदर जाती हैं, और यहाँ से ये आपने कहीं ब्लड वेसल्स में हो करके ब्लड में आ जाती हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड है, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, अलग अलग भागों में जाएंगे, जितने भी आपके भाग होते हैं, जितने भी आपके पार्ट्स। ठीक है, ये आपके अलग अलग जो कोशिकाएं हैं, अलग अलग जो आपके ऊतक हैं, अलग अलग जो आपके यहाँ पे टिश्यू हैं, वहां जाते हैं, और ये जो पाचित भोजन है हर अंग में इसको पहुंचाएंगे। जो ग्लूकोज है, पाचित भोजन को ग्लूकोज भी कहते हैं। तो ये हर भाग को, पूरी बॉडी में, आपके हेड से लेकर के आपके टो में जितने भी आपके सेल्स आते हैं, जितने भी टिश्यूज आते हैं, हर सेल्स को क्या करेंगे, ये पाचित भोजन देंगे। अब इसके आगे की स्टोरी भी हमें पता है क्या होता है। जब हर एक सेल को, एक सेल में एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ एक सेल का एग्जांपल देखेंगे क्योंकि स्पेस हमारे पास नहीं है। तो ये स्टोरी भी हमें पता है। कौन सी स्टोरी, जब इस सेल में क्या आता है, ग्लूकोज आता है, फिर आप सांस लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आती है। फिर आपको जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज एक साथ आते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाता है। साथ में क्या बनाता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, आपके ब्लड वेसल्स में चली जाती है, और ऐसे ही हर जगह से ये कलेक्ट होती रहेगी, ऐसे हर जगह से ये कलेक्ट होती रहेगी। फिर कहाँ जाएगी, ये आपके हार्ट में जाएगी, आपके हृदय में जाएगी। ये अब आपका हार्ट आ गया है, तो ये आपके हृदय में जाएगी। आपके हार्ट से ये कहाँ पहुंचाई जाएगी, ये आपका यहाँ पे लंग्स होंगे, ये लंग्स में जाएगी, और लंग्स में क्योंकि ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन भरी हुई होगी, तो अब ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, और यही ऑक्सीजन वाला ब्लड तो सारे बॉडी पार्ट्स में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को भी पहुंचा रहा है। ठीक है, या इसको यहाँ पे देखो, देखो ये यहाँ जाएगा, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है, ये वाली ब्लड वेसल्स है ये। ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा।
ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं तो ये वाली चीज़ें हटा देते हैं। बस इतना समझो कि ये जो आपका ब्लड है ये हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेकर के आएगा। ठीक है, अब इस पूरी स्टोरी में हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, तो ये मैं हटा रही हूँ। बस वो चीज़ें समझेंगे जो अभी हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछी गई हैं। चलो, अब अभी तक हमने ये चीज़ें समझी है कि छोटी आंत में पाचन पूरा हुआ। जब पाचन पूरा हुआ तो अब जो पाचित भोजन है जिसका नाम ग्लूकोज है, लिख लूँ मैं यहाँ पे, इसको ग्लूकोज लिख लूँ। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं आपको, ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज जो है ये उंगलीनुमा संरचनाएं जो हैं, ये जो आपके स्ट्रक्चर हैं, क्या ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं? उंगलीनुमा संरचनाएं आपकी आती हैं, उंगलीनुमा संरचनाएं हैं। इन उंगलीनुमा संरचनाओं से होते हुए ये जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड वेसल्स में चला जाता है और ब्लड के माध्यम से ये हर भाग में पहुंचाया जाता है। क्या? ग्लूकोज। ठीक है, जो ब्लू कलर में डॉट 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 आपको दिखाई जा रहे हैं। इन उंगलीनुमा संरचनाओं को, ये वाले जो भाग होते हैं, कौन से वाले भाग? ये वाले जो होते हैं इनको हम कहते हैं विलाई, या हिंदी में इसको हम कहते हैं रसांकुर। रसांकुर के ऊपर जो छोटी छोटी और उंगलीनुमा संरचनाएं हैं, रसांकुर की जैसे ही संरचनाएं हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपका विलाई और माइक्रोविलाई से नहीं आया है, बस आपको याद रखना है कि विलाई क्या होता है। सबसे पहले विलाई कहाँ पाई जाती है? आपकी छोटी आंत में पाई जाने वाले उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं। क्वेश्चन क्या आया था? वापस भूल तो नहीं गई, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? रसांकुर क्या है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो कि रसांकुर क्या होते हैं। आपने कहा रसांकुर छोटी छोटी उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं, या छोटी छोटी उंगलीनुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। नोट करो, छोटी छोटी उंगलीनुमा संरचनाओं को रसांकुर या विलाई कहते हैं। पहला क्वेश्चन, जो एक ही क्वेश्चन है लेकिन एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आए हैं कि रसांकुर या विलाई क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है। चलो, पहला क्या है कि जो छोटी छोटी उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं उनको रसांकुर कहा जाता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आपने कहा ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। और अगर मैं पूरे स्टेटमेंट को ये बोलूं कि जो विलाई होती हैं या रसांकुर होती हैं वो छोटी आंत में पाए जाने वाली छोटी छोटी उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं, तो दोनों का आंसर मिल गया कि रसांकुर क्या है? छोटी छोटी उंगलीनुमा संरचनाएं हैं, कहाँ पाई जाती हैं? आपकी छोटी आंत में पाई जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इनका कार्य क्या है, इनका फंक्शन क्या है। तो आपने कहा जो रसांकुर या विलाई होती हैं वो पाचित भोजन का अवशोषण करके पाचित भोजन को रक्त में क्या कर देती हैं? रक्त में उसे ट्रांसफर कर देती हैं। तो माइक्रोविलाई या विलाई का काम क्या है? यहाँ पे पाचित भोजन का अवशोषण करना और पाचित भोजन को रक्त तक पहुंचाना। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है? एक बार आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, फिर आपको बताया जाएगा माइक्रोविलाई या विलाई के क्या काम होते हैं। चलो, तो अब देखो आंसर, यहाँ पर आंसर क्या होते हैं? आंसर क्या है हमारा? रसांकुर छोटी आंत में पाई जाने वाली उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक है, या संरचनाओं को कहते हैं। रसांकुर छोटी आंत में पाई जाने वाली उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं या उंगलीनुमा संरचनाओं को कहते हैं।
अच्छा, इनके कार्य क्या होते हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन में दोनों चीजें आ गई हैं, ठीक है। रसांकुर क्या होते हैं? उंगलीनुमा संरचनाएं होती है, कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत में पाई जाती है, या छोटी आंत की आंतरिक सतह में पाए जाने वाली, जो अंदर की और जो साइड होती है, जैसे देखो छोटी आंत ये है, ठीक है, हमने बोला ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है। अच्छा, इस ट्यूब को अगर मैं सीधा करूँ तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये छोटी आंत है? और छोटी आंत की यहाँ पे ये ऐसे ऐसे अंदर की ओर जो पाए जाते हैं उंगलीनुमा संरचनाएं, वो हमारी यहाँ पे क्या कहलाती हैं? आंत कहलाती हैं। कार्य क्या होती हैं? आपने कहा जो रसांकुर होते हैं, रसांकुर छोटी आंत में अवशोषण के लिए या भोजन के अवशोषण के लिए, या छोटी आंत में पाचित भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। और दूसरा, रसांकुर पाचित भोजन, जिसको हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, पाचित भोजन का अवशोषण कर रक्त में पहुंचाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आंसर क्लियर हुआ? चलो नोट कर लेंगे आप लोग। अच्छा, आपको ये समझ में आया पहला जो कार्य है कि रसांकुर जो होते हैं वो यहाँ पे छोटी आंत में पाचित भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ पे देखो, तो आंत ये है, ठीक है, यहाँ पे इसका अवशोषण के लिए जो स्थान है वो ये वाला स्थान है। अगर मैंने बोला ये आंत है और यहाँ पे इस प्रकार से उंगलीनुमा संरचनाएं हैं ऐसे, अब आप देखो अवशोषण के लिए ज्यादा जगह मिली है या नहीं मिली है? ये जो अवशोषण के लिए, यानी कि यहाँ से अवशोषण हो रहा है, यहाँ से ये पूरा अवशोषण हो रहा है। अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल, यानी कि जो अवशोषण के लिए जो जगह है वो यहाँ पे अब बढ़ गई है। वहीं अगर हमने कहा ये है अवशोषण के लिए जो स्थान है, और सिंपली अवशोषण के लिए जो स्थान है वो बस इतना होगा, तो अवशोषण जो है वो ज्यादा मात्रा में हो उसके लिए सतह क्षेत्रफल जो है वो क्या करते हैं? यहाँ पे विलाई यहाँ पे बढ़ाती है। ठीक है, आंसर क्लियर हुआ? यहाँ पे हमें पता चला कि विलाई क्या होती है, विलाई कहाँ पाई जाती है, विलाई के क्या काम यहाँ पे होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपसे पूछा गया है श्वसन क्या है, समझाइए, यानी कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन। आपको बताना है कि रेस्पिरेशन जो है वो किसे कहते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, बताइए श्वसन किसको कहते हैं, क्या होगा श्वसन। अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ पे रसांकुर वाला क्वेश्चन नहीं विलाई वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर बात आई थी रेस्पिरेशन की, क्या होता है रेस्पिरेशन। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है और क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है वो एक बार देख लो। सबसे पहले तो श्वसन तंत्र जो है वो आपको घर से बना करके लेकर के श्वसन, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, श्वसन तंत्र बनाना है पहली चीज। फिर आपको यहाँ पे श्वसन के चरण बताने हैं, श्वसन के चरण जिनको हम रेस्पिरेशन के स्टेप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। और आपने बोला आपको श्वसन क्रिया के बारे में पूरा बताना है कि श्वसन की जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, श्वसन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। ठीक है, ये 3 चीजें आपके लिए होमवर्क में है और इससे जो आपका रेस्पिरेशन जो चैप्टर है, मैक्सिमम जो चैप्टर है वो इस एक क्वेश्चन में ही कंप्लीट आपका हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है और आप श्वसन के बारे में जो भी जानते हैं, जो भी समझते हैं वो आपको रिवाइज करके लेके आना है। बस सीक्वेंस वाइज करना, जो भी करोगे सीक्वेंस वाइज करना। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, श्वसन की परिभाषा बताएंगे, व्हाट इज रेस्पिरेशन, आप परिभाषा देंगे। फिर श्वसन तंत्र को आप बनाएंगे, वहां पे डायग्राम बनाना है और लेवलिंग भी करनी है कि किस पार्ट का क्या नाम है। श्वसन के चरण, फिर आपको श्वसन के चरण बताने हैं। श्वसन के चरण मतलब कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं, चरण का मतलब होता है स्टेप्स, ठीक है। जैसे हमने डाइजेशन के स्टेप्स पढ़े थे, पहले मुंह में डाइजेशन होगा, फिर आपके पेट में होगा, फिर आपके छोटी आंत में होगा, ऐसे ही श्वसन के भी स्टेप्स होंगे जो आपको श्वसन तंत्र से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो क्लास आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, आप इसे यहाँ पे कंप्लीट करके लेकर के आएंगे। देखो एक सिंगल क्वेश्चन से आपका जो चैप्टर है उसका मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारे सारे चैप्टर भी सॉल्व हो जाएंगे, हमें पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे हमारे पास आते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर के 2 से 3 प्रश्न हमारे पास रह जाते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।